बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, लगातार वीडियो मिलती रहेंगी आपको साइंस का और साइकोलॉजी का, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव का मतलब वह होता है कि जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, यानी कि हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक विशेष प्रकार का यंत्र चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे जीव जिनको दिखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लोग समझते चलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैसे जीव जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र, विशेष प्रकार की यंत्र वह कौन सी है? तो वह सूक्ष्मदर्शी है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उसके बारे में, उसके द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। तो वैसे जीव जिनको हम लोग देखने के लिए क्या करना चाहिए? देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहेंगे। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म जीव सामान्यतः सभी जगह पर पाए जाते हैं। प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। यानी कि आप 1 ग्राम मिट्टी की बात करो तो उसमें लगभग 2.5 अरब आपके जीवाणु पाए जाएंगे। और सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाएंगे, आपके हाथ से लेकर आपके आँख, नाक, त्वचा, जितने भी त्वचा है, जितने भी सामान आपके आसपास दिखाई देते हैं, वो सभी जगहों पर ये माइक्रोब्स छोटे छोटे आपके पाए जाएंगे। ठीक, ये बात हो गई। अगला जो पॉइंट है हम लोग का, वह है सूक्ष्म जीव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में हम लोग बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। यानी वायरस को हम लोग हिंदी में विषाणु बोलते हैं। विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच का योजक करी भी कहते हैं। इसको सजीव एवं निर्जीव के बीच का योजक करी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सजीव के तरह भी व्यवहार करता है और यह निर्जीव के तरह भी व्यवहार करता है। यानी कि इसमें जब अपने अनुसार मन करता है तो वह सजीव हो सकता है, और जब मन करे यह निर्जीव हो सकता है। इसीलिए इसको सजीव तथा निर्जीव के बीच का योजक करी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्योंकि इनमें सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। कह रहा है कि सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में यह निर्जीव की तरह होते हैं। यानी कि आप नेचर में इसको देखोगे वायरस को, तो यह निर्जीव की तरह रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी सजीव में प्रवेश करेगा या किसी जीव में प्रवेश करेगा तो यह भी सजीव की तरह अपना गुण दर्शाने लगता है। यह पादप एवं जंतुओं में कई प्रकार के रोग फैलाते हैं। यानी पादप और जंतु जो भी हैं, पेड़ पौधे जानवर, उनमें क्या करेंगे? यह विभिन्न प्रकार के रोग फैलाएंगे। यानी कि विषाणु जो है रोग कारक भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोबैको मोजैक वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी जिसको हम लोग HIV बोलते हैं, ये सभी क्या करते हैं? तो मानव शरीर में रोग फैलाने का काम करते हैं। टोबैको मोजैक वायरस प्लांट में रोग फैलाता है। ठीक, अगला जो हम लोग का सूक्ष्म जीव है वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। यह सबसे छोटी कोशिका है जो जीवाणु फिल्टर में भी छन जाती है। यानी कि जीवाणु फिल्टर लगाया जाए उसमें माइकोप्लाज्मा छन जाएंगे। इसके द्वारा पादपों में बैगन एवं लघुकर्ण एवं तिल की फिलोरी नामक रोग होती है। बैगन में जो होता है वह लघुकर्ण एवं तिल की फिलोरी नामक रोग होती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैगन का लघुकर्ण किसके वजह से होता है, तो हमारा जवाब होगा माइकोप्लाज्मा। जब क्वेश्चन आ जाए कि तिल की फिलोरी नामक रोग किसके वजह से होती है, तो हमारा जवाब होगा माइकोप्लाज्मा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीट में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो टॉपिक है, इस यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इन्हें पादप जगत का बहुरूपीय कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में किसे पादप जगत का बहुरूपीय कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दे। ठीक, 4 ऑप्शन दे दे तो आप जो सही आंसर होगा आपका माइकोप्लाज्मा होगा। अगला जो है पॉइंट हम लोग का बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु। बैक्टीरिया कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी। यानी कोई भी सूक्ष्म जीव है, कुछ लाभदायक हैं तो कुछ हानिकारक हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते चलेंगे। यहाँ पे है कि बैक्टीरिया यह क्या है? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरिया कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों,
या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक। या एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, या ऊतक का बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे या एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन को समझते चलेंगे। क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं आएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें से आएगा। हमारे आसपास के प्रत्येक स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं। हमारे जो भी आसपास का स्थान है वहाँ पे जीवाणु पाए जाएंगे। तो जीवाणु का कोई एग्जाम्पल क्या है? तो इकोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, जो आपका दही जमाता है। तो कुछ फायदेमंद भी होते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कवक के बारे में कि कवक होते क्या हैं। तो कवक को हम लोग फुफुद या फंगस भी कहते हैं। कवक को हम लोग फुफुद या फंगस भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले सूक्ष्म जीव हैं। यानी कि एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुत कोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी कि इनके कोशिकाओं में किसी प्रकार का पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है, कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले पदार्थ से अवशोषण की क्रिया विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कुछ कवक जो होते हैं वह मृतोपजीवी होते हैं। यानी सड़े मृतोपजीवी मतलब हुआ क्या? जो मर गए हैं या सड़े गले पदार्थ हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनसे अगर कोई अपना पोषण प्राप्त करे तो उससे जीव को हम लोग मृतोपजीवी जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं। जैसे आप मशरूम के बारे में देख लो, मशरूम क्या है? तो ये जब भी होगा सड़े गले पदार्थों पे होगा। यानी कि मशरूम क्या है? वह एक प्रकार का मृतोपजीवी है। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाए कि मशरूम निम्नलिखित में क्या है, या मशरूम में निम्नलिखित किस प्रकार से न्यूट्रिशन होती है, पोषण की क्रिया होती है। तो हमारा जवाब होगा मृतोपजीवी। आपको 4 ऑप्शन भ्रमित करने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जो आप पढ़े रहेंगे, यानी कि मृतोपजीवी आपको मिलेगा। ठीक, अगला जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, कुछ कवक पादप एवं जंतुओं पर परजीवी रूप में पाए जाते हैं। यानी कुछ जो कवक हैं वह पादपों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी मतलब क्या कि जब कोई जीव दूसरे पर निर्भर हो, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, तो उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे गेहूँ पर यहाँ पे याद, ये जो नाम आपको मिल रहे हैं इसको याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई यानी काला कीट रोग। क्वेश्चन आ जाए कि पक्सिनिया ग्रेमिनियस ट्रिटिसाई का दूसरा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे काला कीट रोग। या क्वेश्चन आ जाए कि काला कीट रोग का दूसरा नाम क्या है, तो आपका ये जो नाम दिख रहा है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, इसको हम लोग बोलेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है काला कीट रोग किससे संबंधित है, तो हमारा जवाब होगा गेहूं से। किससे संबंधित है? गेहूं से। ऐसे ही अगला पॉइंट है आपका बाजरे पर एक बीमारी जो हो रहा है, यहाँ पे कवक हो रहे हैं स्क्लेरोस्पोरा ग्रामनिकोला, जिसे हम लोग जोगर रोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि जोगर रोग किससे संबंधित है, तो हमारा जवाब होगा बाजरा से। ठीक है, कुछ कवक जो होते हैं वो शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी मतलब होता है साथ साथ जीना, यानी कुछ ऐसे शैवाल होते हैं और कवक होते हैं जो साथ साथ जीते हैं, तो उनको हम लोग सहजीवी बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है वह है प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव है, यानी जैसे अमीबा पैरामीशियम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अमीबा क्या है, ठीक है, तो अमीबा क्या है तो आप क्या बताओगे, तो अमीबा एक प्रोटोजोअन है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दे कि अमीबा क्या है, जैसे आपको ऑप्शन दे दे कवक, विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो हमारा जवाब होगा प्रोटोजोआ। क्वेश्चन आ जाए कि पैरामीशियम निम्नलिखित में क्या है और 4 ऑप्शन दे दे, तो हम टिक लगाएंगे प्रोटोजोआ पर। ठीक, चलो, अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करते चलो ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग शैवाल के बारे में कि शैवाल क्या है। तो शैवाल जो होता है यह एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय संरचना वाले पादप हैं, यानी कि यह एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय रूप में पाया जाता है। ठीक, शैवालों की उपस्थिति के कारण तालाबों, नदियों, पोखरा और नालों का पानी हरा दिखाई देता है। ये जो तालाब होते हैं उनका पानी जो हरा दिखाई देता है वो किसके वजह से दिखाई देता है, तो शैवालों के वजह से। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे कुछ शैवाल के आपको एग्जाम्पल दिए हैं, क्लोमिडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, इलोथ्रिक्स, ये सब जो एग्जाम्पल हैं शैवाल के। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक भी पॉइंट को आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन जैसे आ जाए कि क्लोमिडोमोनास क्या है, तो हम बोलेंगे कि यह एक शैवाल है। क्या है? शैवाल है। जैसे क्वेश्चन आ जाए क्लोरेला क्या है, क्लोरेला क्या है,
तो यह सवाल है। तो अगर ऑप्शन में आपको यूकैरियोट, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों दे दे या बोल दे लास्ट वाला दे दे इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जवाब होगा यूकैरियोट। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग याद करेंगे। यूलोथ्रिक्स जो है वह प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, यानी कि यूलोथ्रिक्स एक वैसा शैवाल है जो प्रोकैरियोटिक है। क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जो यूकैरियोटिक है। इस चीज़ को हम लोग याद करेंगे। यहाँ पे कुछ हम लोग लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव क्या क्या हैं। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वह दही जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन आ जाए कि दही जमाने में कौन मदद करता है, तो हमारा जवाब होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही जमाने में मदद करता है। अगला पॉइंट है डबल रोटी एवं जलेबी के निर्माण में ईस्ट मदद करता है। यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि डबल रोटी एवं जलेबी के निर्माण में कौन सहायक है, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें हम लोग ईस्ट पे सही टिक लगाएंगे। अगला जो आपको पॉइंट है वह है क्लोरेला का इस्तेमाल सूप एवं आइसक्रीम में किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि सूप एवं आइसक्रीम के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, 4 ऑप्शन मिल जाए, तो वहाँ पे हमारा सही जवाब होगा क्लोरेला। ये सारे जो भी पॉइंट आप देख रहे हैं वो सभी आपके मतलब राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित हैं। अगला है जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये विटामिन B12 के निर्माण में सहायक है। अगला जो कवक है पेंसिलियम कवक, ये एक कवक जो होता है पेंसिलिन के निर्माण में मदद करता है। राइबोजियम जो है वह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा सूक्ष्म जीव मदद करता है, तो हमारा जवाब होगा राइबोजियम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेंसिलिन के निर्माण में कौन से सूक्ष्म जीव मदद करता है, तो होगा पेंसिलियम कवक। ठीक है, इस सारी चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। आगे जो यहाँ पे हम लोग नोट देख रहे हैं, नोट में पढ़ेंगे कि राइबोजियम जो बैक्टीरिया है वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। यानी राइबोजियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है, और नाइट्रेट से भूमि उपजाऊ बनती है। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत नाइट्रेट नामक यौगिक है। यानी पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वह है नाइट्रेट नामक यौगिक। ये सारे जो पॉइंट हैं वो आपके क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक, नाइट्रोजन प्रोटीन का भी अभिन्न घटक है। नाइट्रोजन जो है वह प्रोटीन का अभिन्न घटक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ये सभी आपके राजस्थान पाठ्य पुस्तक से हैं। जैसे आपका ये है जैथोमोनास कैपेस्ट्रिस नामक जीवाणु का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि टूथपेस्ट बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा जवाब होगा जैथोमोनास कैपेस्ट्रिस नामक जीवाणु। ठीक, अगला जो पॉइंट है एंथ्रेक्स मनुष्य एवं जंतुओं में होने वाला भयानक रोग है। क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य एवं जंतुओं में होने वाला कौन सा रोग है, तो हमारा जवाब होगा एंथ्रेक्स। ठीक है, गाय में खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग जो होता है वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन आपको आ जाए कि गाय में खुरपक्का रोग किसके द्वारा होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे। ठीक, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें आपको एक कवक दे दे, एक प्रोटोजोआ दे दे और एक बैक्टीरिया दे दे, ऐसे करके आपको दे दे, तो आपका जवाब क्या होगा, वायरस जवाब होगा। वायरस पे हम लोग टिक मारेंगे। ठीक, अगला जो हम लोग का है पॉइंट यहाँ पे नींबू का कैंकर रोग जीवाणु जनित है। यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि कैंकर रोग जो है किससे संबंधित है, तो हम बोलेंगे नींबू से। अगर क्वेश्चन आ जाए कैंकर रोग किसके वजह से होता है, तो हमारा जवाब होगा जीवाणु के वजह से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग याद करेंगे। गेहूं में रस्ट कवक जनित होता है। गेहूं में एक रस्ट रोग होता है जो कवक के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, तो वह कवक के वजह से होता है। ठीक, इस तरह हम लोग देखेंगे। भिंडी का पित्त रोग जो होता है वो मोजेक वायरस के कारण होता है। यानी भिंडी में जो पित्त रोग होता है वो किसके कारण से होगा, तो मोजेक वायरस के कारण होगा। ये सारे चीज़ों को हम लोग याद करते चलेंगे। अगला है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु जो होता है वह खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। यानी फूड पॉइजनिंग का जो मुख्य कारण है वह है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु। ठीक है, जिससे इन्हें ग्रहण करने वाले व्यक्ति में क्या होने लगती है, उल्टी और दस्त होने लगती है। यानी कि अगर जो फूड पॉइजनिंग वाला यानी कि जो खाना विषाक्त हो जाता है, अगर उसका कोई सेवन करता है तो उसको उल्टी और दस्त होने लगेगी।
अगला पॉइंट है खाद्य पदार्थों का भोजन की न्यूट्रिशन गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। यानी खाद्य परिरक्षण, जैसे आप चिप्स वगैरह का पॉकेट वगैरह खाते हो तो खराब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसको खाद्य परिरक्षण के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, इंजेक्शन की सीरीज एवं सुई को उबलते जल में गर्म करने से क्या होती है? गर्म करने की क्रिया से को हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले औजारों एवं सामग्री को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने हेतु ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन के लिए प्रयोग की जाने वाले औजारों को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा जवाब होगा ऑटोक्लेव। ठीक है। या क्वेश्चन आ जाए कि ऑटोक्लेव का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है और 4 ऑप्शन दे दे, तो हम बोलेंगे कि ऑपरेशन किए जाने वाले औजारों को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने के लिए। ये सारे बिंदु को हम लोग याद करेंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला है, वैसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में मदद करते हैं वे परिरक्षक कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में मदद करते हैं उसको हम लोग परिरक्षक कहते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट, क्वेश्चन आ जाएगा सोडियम बेंजोएट निम्नलिखित में क्या है, तो हमारा जवाब होगा खाद्य, वह है परिरक्षक। क्या है? वह परिरक्षक है। क्वेश्चन आ जाए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट क्या है, तो वह परिरक्षक हो जाए। या क्वेश्चन आ जाए कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो शरबत या केचप आदि के परिरक्षण में किया जाता है। ये सारे बिंदु को हम लोग याद करेंगे। आगे है, मांस, अचार और सब्जियों का परिरक्षण में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए मांस, अचार और सब्जियों के परिरक्षण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा जवाब होगा तेल। ठीक। अगला पॉइंट है, जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यानी जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या किया जाता है, तो वहाँ पे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन आ जाए क्लोरीन का इस्तेमाल किसके में किया जाता है, तो आपका जवाब होगा जीवाणु रहित करने में। किसी भी पदार्थ को जीवाणु रहित करने में क्लोरीन का, ब्लीचिंग पाउडर का, पोटेशियम का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये चैप्टर देख लिया सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या करना है, ये कीजिए फिर ये कीजिए। चलिए आपको पता है क्या करना है। ठीक है। अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट में बताइए कि अच्छा नहीं लगा, क्या सुधार करनी चाहिए। धन्यवाद।